Welcome to all of you on the behalf of Saraswati Shikshan Sadan Rico. Admissions are open for the session 2020-21. Thank you. This is Pankaj Matoria. Today we are going to start class 12th chapter 3 current electricity in meter bridge and potentiometer. Thank you. Hello everyone. This is Pankaj Matoria from Saraswati Shikshan Sadan Rico, Shri Ganganagar. Today we are going to start class 12th chapter 3 that is current electricity. ओके तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, व्हिटसन ब्रिज को हमने स्टडी कर लिया था. आपको मैं प्रीवियस लेक्चर की बात बता रहा हूँ थोड़ी सी भी. व्हिटसन ब्रिज को जो अपने स्टडी किया था वो व्हिटसन ब्रिज की स्टडी क्या थी, उसका जो रूल था, सिंपल सा रूल क्या था. मैं इसके यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, उससे आपको एक छोटी सी हिंट मिल जाएगी भी व्हिटसन ब्रिज क्या था. फिर उस चीज़ को यूज़ करके हमें क्या करना है, उसके आगे वर्क करना है मीटर ब्रिज में. ठीक है, तो ये आपका व्हिटसन ब्रिज था. दिस इज पी क्यू आर एस. आर क्या था, वेरिएबल. एस क्या था, अननोन. ठीक है, यहाँ पे बीच में क्या था, आपने क्या लगाया था, एक गैल्वेनोमीटर जी. इसके अंदर करंट क्या था, आई जी. जब हमने एस वेरिएबल को इस तरीके से सेट किया था, यहाँ पे बैटरी प्लस माइनस. ओके, ये बनाया था आप लोगों ने, की बनाई थी. ये आपका कुछ इस तरीके से आपका व्हिटसन ब्रिज का सेटअप था. इस सेटअप में आपने क्या सीखा था, जब आई जी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, यानी कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो ना करे, इसको इस तरीके से एडजस्ट करो, वेरिएबल रेजिस्टेंस को भी आई जी की वैल्यू क्या हो जाए, 0. इट मीन्स नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर. देन व्हाट इज रिजल्ट, वी गॉट P बाई क्यू इज इक्वल्स टू R ओवर S. ये आपका था व्हिटसन ब्रिज का प्रिंसिपल था. इस प्रिंसिपल को आपको यूज़ करके एक नया इसका एक इस प्रिंसिपल का ही एक यूज़ है जिसे बोलते हैं मीटर ब्रिज. तो बताओ, अगर व्हिटसन ब्रिज का यूज़ अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो मीटर ब्रिज का भी यूज़ क्या होगा, नॉर्मल सी बात है ना, अननोन रेजिस्टेंस को क्या करना है, आपको फाइंड करना है. मीटर ब्रिज में क्या होता है, 1 मीटर लॉन्ग एक कॉन्स्टेंटन टंगस्टन की वायर होती है. कॉन्स्टेंटन की वायर क्यों होती है, क्योंकि मैंने आपको रेजिस्टिविटी के साथ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी वेरिएबल आपको मैंने एक टॉपिक बताया था, मेरे को टॉपिक याद नहीं आ रहा, कंपैरिजन था. हमने ग्राफ बनाया था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का विद टेम्परेचर. तो उसके अंदर एक ग्राफ बिल्कुल था जो टेम्परेचर डिपेंडेंट ही नहीं था. वो किसका था, कॉन्स्टेंटन का ग्राफ था. ठीक है, तो कॉन्स्टेंटन का जो ग्राफ है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता. मीन्स इसका जो टेम्परेचर अगर बढ़ भी जाएगा तो रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. इसलिए हम वायर यूज़ करते हैं, कॉन्स्टेंटन की वायर को यूज़ करते हैं. ठीक है, तो अब आपको मैं क्या बताने जा रहा हूँ, मीटर ब्रिज का जो प्रिंसिपल है आपको बताने जा रहा हूँ. तो प्रिंसिपल तो व्हिटसन ब्रिज का ही है. तो व्हिटसन ब्रिज की जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, 2 एप्लीकेशन है. नंबर सेकंड है आपको पोटेंशियोमीटर समझाऊंगा, और जो नंबर फर्स्ट है वो क्या है, मीटर ब्रिज है. तो मैं नंबर फर्स्ट लिख रहा हूँ, मीटर ब्रिज. ठीक है, मीटर ब्रिज का डायग्राम आपको पहले बेसिक समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद अपने ढंग से इसका डायग्राम बना लेंगे. डायग्राम क्या होता है मीटर ब्रिज का, 1 2 3 4 5 डॉट्स होगी. ठीक है, नंबर फर्स्ट में क्या लगा दिया आपने, एक रेजिस्टेंस लगा दिया R. इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स. ठीक है, यहाँ आपने क्या कर दिया, अननोन रेजिस्टेंस, अननोन. इसको आप कुछ भी मान सकते हैं, ABCDEFG JK LMNO PQ RS T W X Y Z. ठीक है, इन सभी अल्फ़ाबेट में से आप इसको कुछ भी मान सकते हैं. बट हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस का नेम क्या था, S था. तो हमने इसको क्या पुट कर दिया, S पुट कर दिया. इस रेजिस्टेंस जो वेरिएबल रेजिस्टेंस था इसे चेंज कर सकते हैं अपने रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब क्या होता है, इसमें से ना रेजिस्टेंस बॉक्स इस तरीके से कुछ एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है. सोचो कि ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स है. ठीक है, इसमें से ये एक ऐसे रेजिस्टेंस लगे होते हैं. इसको मैंने इसमें से निकाल लिया. मीन्स ये मान लो अगर 1 ओम का है, इसको निकाल लिया. ऐसे बहुत सारे होते हैं इसके अंदर, तो 1 ओम का निकाल लिया. मीन्स इस पूरे बॉक्स का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1 ओम हो गया. अगर इसके अंदर से मैंने 2 ओम वाला निकाल लिया तो वो कितना हो गया, इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2 ओम हो गया. तो इस तरीके से रेजिस्टेंस बॉक्स होता है. आपको प्रैक्टिकली मैं दिखा देता हूँ. हम प्रैक्टिकल में देख सकते हैं, अपने गूगल सर्च करके रेजिस्टेंस बॉक्स को सर्च करके देख सकते हैं भी वो कैसे काम करता है. ठीक है, तो रेजिस्टेंस बॉक्स मैंने आपको बता दिया. इसको मैंने अपनों ने S नेम दे दिया, इसको हम लोगों ने क्या नेम दे दिया, R नेम दे दिया. ठीक है, S और R अपने को मिल गए. इसके बाद ये जो है मिडिल में, इससे कनेक्ट होता है गैल्वेनोमीटर. ठीक है,
इससे कनेक्ट हो गया क्या अपने पास, कनेक्ट हो गया गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट होती है जोकी। क्या कनेक्ट होती है, जोकी। जोकी क्या होती है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी वायर है, आई हैव दिस टाइप ऑफ वायर, तो मैंने इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अब जो ये वायर है इस पेन से भी कनेक्ट होगी, इस पेन को मैं जहाँ मर्जी उस मीटर स्केल पे लगाऊंगा, मेरे को वो गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या देता रहेगा, रीडिंग देता रहेगा। तो इस पेन जो कनेक्टिविटी हो गई, एक कंडक्टर के साथ जो कनेक्टिविटी हो गई, उस कनेक्टिविटी को अपने क्या बोलते हैं, जोकी बोलते हैं। इसको जोकी से रिप्रेजेंट करते हैं। दिखता भी पेन की तरह ही है, दिखता भी पेन की तरह है जोकी, ठीक है। तो ये यहाँ तक अपने सिस्टम कर लिया। इसके बाद अपने क्या करेंगे, इस चीज़ को यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। इस चीज़ ये यहाँ पे हो गया एक मीटर ब्रिज, यहाँ पे एक स्केल लगा होता है, इसे बोलते हैं मीटर स्केल, ठीक है। इसके ऊपर जो ये होती है कॉन्स्टेंटन और टंगस्टन की वायर होती है, जो वायर इससे कनेक्ट रहती है, जो वायर इनसे क्या रहती है, कनेक्ट रहती है। ये सारे ऐसे आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लगा दिया मीटर, ठीक है। इस पे यहाँ से 0 से लेके 100 सेंटीमीटर तक लेंथ होती है। ये जो कंडक्टर वायर है, ये कंडक्टर वायर है, इस सारे सिस्टम को अपने किससे कनेक्ट कर दिया, ये प्लस ये माइनस, इसको कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब देखो ये जो बीच वाला पॉइंट है, इसको मैंने कनेक्ट किया गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर से क्या किया, ये जोकी। तो जोकी हमारे पास यहाँ पे भी रीडिंग देख सकती है, जोकी हमारे पास यहाँ पे भी रीडिंग, मतलब जोकी एक ऐसी है जिसको ना मैं जैसे वेरिएबल रेजिस्टेंस था उसको लगा के और फिर अपने जोकी को एडजस्ट करेंगे। जोकी को क्या करेंगे, अपने एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करके जोकी को इस पूरे वायर पे हम जोकी कभी इधर लेके जाएंगे, कभी इधर टच करेंगे। जहाँ पे हमें गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन 0 मिल गई, इट मीन्स वहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और मतलब दोनों ब्रिज आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, बैलेंस हो जाएंगे। ये सिंपल सा मीटर ब्रिज का क्या था, एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। तो इसको अपने शो कर सकते हैं। मान लो ये पॉइंट, मान लो ए है, ये पॉइंट जे हो गया। जहाँ मान लो यहाँ पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 0 आ रही है इस ए जे लेंथ पे। इस अगर ये लेंथ एल है, आपको पता है ये 1 मीटर का है, तो टोटल कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर होगी ना। तो ये ए से जे की लेंथ अगर एल है, तो जे से पॉइंट बी की लेंथ बताओ कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एल। बस अब देखो आपको क्या करना है, जैसे आपके यहाँ पे जे पे डिफ्लेक्शन, अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन कितना शो किया, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा, इट मीन्स वहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0 करंट की वैल्यू होगी। वहाँ पे अगर करंट की वैल्यू 0 है तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए P/Q/R/S, दैट्स इट, कहानी खत्म, ठीक है। तो आपने इसको क्या नेम दिया, इस जो AJ रेजिस्टेंस है, यानी कि जो पूरा मीटर स्केल है बेटा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। नंबर फर्स्ट डिवाइड हो गया वो AJ में, और नंबर सेकंड डिवाइड हो गया आपका JB में। AJ को आपने नेम दे दिया, P नेम दे दिया, और JB को नेम बेटा दे दिया आपने Q नेम दे दिया। आपको करना क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, P/Q इक्वल्स टू R/S। तो P की वैल्यू क्या है, AJ, ठीक है। Q की वैल्यू क्या है, JB। R की वैल्यू क्या है, R ही है सर, नॉन रेजिस्टेंस हमें पता है, S अननोन रेजिस्टेंस हमें पता नहीं। AJ की वैल्यू क्या है बेटा, L होगी। JB की वैल्यू क्या होगी, 100 माइनस L। ये ऐसे मत फाइंड करो चाहे, यानी कि AJ एक रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, ρL/A। AJ एक रेजिस्टेंस है और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है बेटा, ρL/A। क्यों, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस को स्टडी किया, R इक्वल्स टू ρL/A, ठीक है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, ρL/A, इसका क्या हो जाएगा, 100 माइनस L/A, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ वगैरह, रो रेजिस्टिविटी, क्योंकि टंगस्टन की कॉन्स्टेंटन की वायर है, सब क्या रहेगा उसके अंदर, सेम रहेगा, ठीक है। तो इक्वल्स अपने क्या लगा दिया, तो ये हो गया। इसके बाद आपने क्या किया, S की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस L/L इंटू में क्या लिख दिया आपने, R। ये आपका सिंपल प्रिंसिपल था आपका मीटर ब्रिज का। इसको अपने अभी जस्ट स्टडी करते हैं। मैं इसको अभी इसका नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम बना के अपने इसको स्टडी कर लेंगे। देखो सिंपल सा बेसिक सा प्रिंसिपल व्हिटस्टोन ब्रिज को इसने फॉलो किया, P/Q इक्वल्स टू R/S। तो P/Q इक्वल्स टू R/S। तो यहाँ से अपने क्या करेंगे, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो जितनी लेंथ होगी उतने उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। कौन से आर्म का, P से A से लेके J तक यानी कि P का, और J से लेके B तक यानी कि Q का। बस दैट्स इट। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था मीटर ब्रिज का। तो अपने मीटर ब्रिज का मैं आपको नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाता हूँ, और उसके बाद अपने क्या करते हैं, मीटर ब्रिज को स्टडी करते हैं। ये जो बन गया आपका, ये बन गया मीटर ब्रिज का डायग्राम, आपके पास बन चुका है, ठीक है। तो मीटर ब्रिज में क्या होता है, एक बैटरी और एक उसके बाद की लगा दी, इसको कनेक्ट कर दिया इस मीटर स्केल से। ये जो चीज़ आपके पास शो हो रही है, ये चीज़ आपके पास मीटर स्केल है, मीटर स्केल। और यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस लगा दिया R, ये नॉन रेजिस्टेंस है, ये अननोन रेजिस्टेंस है।
ये कॉपर की स्ट्रेप होती है जो कि यहाँ से कनेक्ट होती है इस पूरे मीटर स्केल से। तो पूरा का पूरा क्या बन गया बेटा, ये एक ब्रिज बन जाता है जब रेजिस्टेंस आपस में क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं। इस अननोन रेजिस्टेंस को जैसा कि एज यू नो आप यहाँ पे देख रहे हैं एस जो कि अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसको अपने एस नेम दे दिया। वेरिएबल रेजिस्टेंस जो कि आर है, यहाँ पे बिल्कुल आर ये आपके पास शोर है। इसके बाद पॉइंट डी है बीच में, डी से हमने एक वायर निकाली जो कि इसके ऊपर से होती है स्केल के गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट होकर, जो कि से कनेक्ट हो गए यहाँ पे लगी। एज्यूम करो भी पॉइंट बी पे जो डिफ्लेक्शन था गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ गया। इट मीन्स ए से लेके बी तक को हम एक रेजिस्टेंस मानेंगे P और बी से लेके सी तक को फिर एक रेजिस्टेंस मानेंगे Q। ए से लेके बी तक की लेंथ एज्यूम करो अगर L है, टोटल कितनी है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बी से लेके सी तक की लेंथ क्या हो जाएगी बेटा 100 माइनस L, ठीक है। ये जो इसके अंदर वायर यूज़ की है हमने, इसको कॉन्स्टेंटन की वायर यूज़ की है। क्यों की है मैंने आपको रीज़न बता दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की टेम्परेचर पर डिपेंडेंस उससे हमने स्टडी किया था, तो वो उस वायर को हमने कॉन्स्टेंटन की वायर को यूज़ किया है, ठीक है। ये आपका मीटर ब्रिज का क्या हो गया, एक सिंपल सा सेटअप हो गया। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो देखो जब आप इसके अंदर जोकी को एडजस्ट करते हैं, तो जोकी को एडजस्ट करते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आती है गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0, मतलब ये तो डिफ्लेक्शन पॉजिटिव, ये डिफ्लेक्शन नेगेटिव, ठीक है। ये डिफ्लेक्शन आ गया, इट मीन्स नो डिफ्लेक्शन इन दिस गैल्वेनोमीटर। तो अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है, इट मीन्स सर्किट में करंट IG की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मीन्स ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इन द बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज वी आर यूज व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल एंड दिस प्रिंसिपल इज P/Q इज इक्वल्स टू R/S। जिंदगी में कभी व्हिटस्टोन ब्रिज कभी और मीटर ब्रिज नहीं भूलोगे, गारंटी है। P/Q इक्वल्स टू R/S। अब बताओ P की वैल्यू क्या है AJ, P की वैल्यू क्या है AJ, R की P/Q, Q की वैल्यू क्या है बेटा J से लेके सी तक लिख देता हूँ, ठीक है। ए से लेके आप J भी लिख सकते हैं, A से लेके B तक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो AB अपॉन में आपने क्या लिखा B से लेके C तक इक्वल्स टू P/Q इक्वल्स टू R/S। ये R वेरिएबल हो गया, हमें पता है। S क्या हो गया, अननोन रेजिस्टेंस है, हमने क्या लिख दिया S, जो कि हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब ये तो रेजिस्टेंस हमने सीधा लिख दिया। अब ये हमारे पास लेंथ है, सिर्फ क्या है लेंथ। तो लेंथ को रेजिस्टेंस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आपने स्टडी किया था R इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या बेटा, R का ρL/A, अच्छे तरीके से याद है ना। तो R को लिखा ρL/A। अब देखो लेंथ कितनी यहाँ पे L है, तो इसको मैंने अब वायर तो सेम है, मीन्स रेजिस्टिविटी क्या रहेगी उसकी सेम रहेगी, ठीक है। तो AB के लिए लिखा ρL/A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या है वायर का सेम ही है, क्योंकि दो वायर नहीं यहाँ पे एक ही वायर है। अपॉन में BC के लिए ρL की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 माइनस L। क्या लिखा आपने 100 माइनस L। अपॉन में A की जगह क्या लिखा, बिल्कुल आप A लिखोगे, इक्वल्स टू R/S लिख दिया। इसमें क्या कैंसिल आउट हो गया, रो से रो कैंसिल आउट हो गया, A से A कैंसिल आउट आ गया, तो ये ऊपर चल जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या बचा, आपको ये बता सकता है क्या, L अपॉन में 100 माइनस L इज इक्वल्स टू R/S। तो यहाँ से आप S की वैल्यू सिंपल से फाइंड हो जाएगी, 100 माइनस L/L इंटू में क्या लिखा आपने R। ये आपका बेसिक फॉर्मूला बनता है। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने के लिए आप बेटा क्या करते हैं, R की वैल्यू पहले 1 ओम पुट करते हैं, तो इसके लिए अलग लेंथ आती है। R की वैल्यू आप 2 ओम पुट करते हैं, उसके बाद अलग लेंथ आती है। R की वैल्यू 3 ओम पुट करते हैं, फिर अलग, फिर R की वैल्यू 4, फिर अलग। ऐसे करता करते हम क्या करते हैं, 5 एक रेजिस्टेंस निकालते हैं। उन रेजिस्टेंस का क्या करते हैं हम मीन फाइंड करते हैं, ठीक है। मीन फाइंड करके और जो फाइनल हमारे पास रेजिस्टेंस मिलता है वो क्या हो गया, उस अननोन वायर का रेजिस्टेंस हो गया रो, जिसके अंदर एरर की कंडीशन क्या रहे, कम से कम रहे। टोटल ये बेस किस पे है बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। P/Q इक्वल्स टू R/S कब, जब IG की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0 हो जाएगी। इसके बाद जो इसकी सेकंड एप्लीकेशन है वो है पोटेंशियोमीटर। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट इसका स्टडी करने वाले हैं, अभी स्टडी करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट अपने इसका स्टडी करेंगे पोटेंशियोमीटर। तो व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज में अगर आपको कोई दिक्कत है तो मेरे को बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट आप लिखो पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपने पोटेंशियोमीटर, ठीक है। बात आती है भी पोटेंशियोमीटर का बेसिक यूज़ क्या है। पोटेंशियोमीटर का यूज़ है वोल्टेज को मेजर करना,
पोटेंशियोमीटर का यूज़ क्या है? वोल्टेज को मेजर करना, ये इसका बेसिक यूज़ है पोटेंशियोमीटर का। तो फिर वोल्टेज को तो मेजर वोल्टमीटर भी करता है, फिर पोटेंशियोमीटर की क्या अपने को ज़रूरत पड़ी भी पोटेंशियोमीटर को अपने स्टडी करें? तो इसको समझते हैं, पहले इस चीज़ को समझते हैं, बेस को समझते हैं, टॉपिक में थोड़ा इंटरेस्ट लेके आते हैं। हाँ, उसके बाद में ज़रूर अपने पोटेंशियोमीटर की वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है, मैकेनिज्म वगैरह सारा कुछ उसको देखेंगे, ठीक। तो पोटेंशियोमीटर चीज़ क्या है? पोटेंशियो मीन्स पोटेंशियल या वोल्टेज, मीटर मीन्स मेजर। तो वोल्टेज को मेजर करने वाला डिवाइस, द डिवाइस विच मेजर वोल्टेज इज नोन एज पोटेंशियोमीटर, ठीक है। वोल्टेज को इसने मेजर कर दिया, इट मीन्स वो क्या बन गया? पोटेंशियोमीटर बन गया। पोटेंशियोमीटर का जो यूज़ है, पोटेंशियोमीटर का जो यूज़ है वो वोल्टेज को मेजर करने का। अब सर वोल्टेज को तो वोल्टमीटर भी मेजर करता है और पोटेंशियोमीटर भी मेजर करता है, दोनों में फ़र्क क्या है? तो उस चीज़ को अपने देखते हैं। तो वोल्टेज है, उसको आपको पता है कितने डिवाइस मेजर करते हैं? 2 डिवाइस मेजर करते हैं। नंबर फर्स्ट इज वोल्टमीटर एंड नंबर सेकंड इज पोटेंशियोमीटर, ठीक है। वोल्टमीटर में जो कमी है वोल्टमीटर की, या अब इन दोनों में पता क्या लगाना है? इन दोनों में ये पता लगाना है भी ज़्यादा बढ़िया कौन सा है, पोटेंशियोमीटर अच्छा है या वोल्टमीटर अच्छा है। वोल्टमीटर आप 12th क्लास में हो चुके हैं, आपने देखा भी होगा, एक पोर्टेबल डिवाइस होता है, जहाँ मर्जी इसको कैरी करके लेके जा सकते हैं, ठीक है। बट पोटेंशियोमीटर जो है पूरा एक बोर्ड का सिस्टम होता है जिसे हम लेके जा सकते हैं, बट वो कैरी करना इतना आसान नहीं है जितना कि पोटेंशियोमीटर कैरी करना है। वोल्टमीटर कैरी करना आसान है क्योंकि लाइक डस्टर की तरह वोल्टमीटर होता है, पॉकेट में डालो, जहाँ मर्जी ले जाओ वोल्टमीटर को, ठीक है। बट ऐसा पोटेंशियोमीटर में नहीं होता। फिर भी जो बेटर है वो पोटेंशियोमीटर ज़्यादा अच्छा है, वोल्टमीटर ज़्यादा अच्छा नहीं है। वोल्टमीटर बेटर नहीं है पोटेंशियोमीटर के कंपैरिजन में, हालांकि वोल्टेज ये भी मेजर करता है। क्यों नहीं है, इसका रीज़न हम देखते हैं। तो वोल्टमीटर है वो मैग्नेटिक इफेक्ट पे वर्क करता है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और इसके अंदर हमें डिफ्लेक्शन लेने के लिए इसको कुछ करंट देना पड़ेगा, क्योंकि करंट जाएगा तो कॉइल के अंदर करंट फ्लो होगा, फिर जाके कहीं क्या होगा, वोल्टमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। इट मीन्स इस वोल्टमीटर से हमें अगर वोल्टेज को मेजर करनी है तो इसके अंदर करंट की ज़रूरत पड़ेगी। करंट की हमें क्या पड़ेगी, इसके अंदर ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमारे पास करंट नहीं है तो हम वोल्टमीटर से किसी भी डिवाइस की वोल्टेज हम मेजर नहीं कर सकते, किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज हम मेजर नहीं कर सकते अगर हमारे पास करंट नहीं है। किस केस में? वोल्टमीटर के केस में, ठीक है। बात जो नेक्स्ट आती है वो आती है पोटेंशियोमीटर की। भी पोटेंशियोमीटर का क्या है, ये होता है जीरो करंट डिवाइस। सर ये कैसे पॉसिबल है, इसमें करंट ही नहीं फ्लो हुआ, इसके अंदर करंट भी नहीं फ्लो हुआ, ठीक है, और इसके अंदर पोटेंशियोमीटर भी मेजर, इसने वोल्टेज भी मेजर कर ली। तो जो पोटेंशियोमीटर है वो जीरो करंट डिवाइस है। जीरो करंट डिवाइस क्यों है, इसको, इसका जो सेटअप ही है वो इसी तरीके से तैयार किया गया है भी ये जीरो करंट डिवाइस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कोई भी जैसे मार्केट में सामान लेने जाते हैं तो वो तराजू में क्या करता है, एक तरफ 1 kg का वेट होता है और दूसरी तरफ मान लो 1 kg उसने क्या करना है, शुगर उसको मेजर करना है 1 kg। तो हमें पता किसका है भी 1 kg वेट का हमें पता है भी हाँ ये 1 kg है, ठीक है। बट शुगर का हमें पता नहीं है भी शुगर 1 kg कितनी होती है, ठीक है। हम उस वेट को यहाँ रखते हैं और यहाँ पे मान लो इस एंड में क्या है, शुगर है, शुगर यहाँ पे, इट मीन्स ये 1 kg नहीं है। जैसे ही शुगर क्या आ गई, इक्वल आ गई, जैसे ही शुगर क्या आ गई, इक्वल आ गई, तो हमें पता लग गया अब दोनों का वेट क्या हो गया, इक्वल हो गया। इट मीन्स इतनी जो हमने डाली है शुगर, उस शुगर का वेट कितना है, इसके इक्वल है, मीन्स 1 kg है। तो एक सेल का पोटेंशियल हमें नोन है, उस पोटेंशियल के हिसाब से हम क्या करते हैं, दूसरे का पोटेंशियल फाइंड करते हैं। और तराजू के अंदर जो डिफ्लेक्शन है वो ना तो इधर होगा और ना ही तराजू के अंदर डिफ्लेक्शन इधर होगा, वो बिल्कुल सेंटर में। इट मीन्स कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, इट मीन्स करंट क्या है सर्किट में, जीरो करंट है।
करंट क्या है सर्किट में 0, और वो पोटेंशियल दोनों आपस में क्या गए इक्वल। एक का पोटेंशियल हमें पता है, उसके हिसाब से हम दूसरे का पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे। सर्किट के अंदर करंट भी फ्लो नहीं होगा। हाँ, इसका सर्किट डायग्राम भी है, अपनी आईडी से हम इसका सर्किट डायग्राम भी बनाते हैं और आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ मैं। देखो, ये मैंने एक सेल लगा दिया E1, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया मैंने गैल्वेनोमीटर G, और यहाँ पे लगा दिया इधर अपनों ने दूसरा सेल E2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका हायर पोटेंशियल दोनों एक डायरेक्शन में, लोअर पोटेंशियल दोनों एक डायरेक्शन में, ठीक है। ये हमारे पास एक सर्किट है, हमने इसकी सर्किट की जो हमारा जो सर्किट है, इस सर्किट को हमने इस तरीके से सेट किया गया, इस तरीके से सर्किट की मैकेनिज्म है भी अगर E1 जो है वो करंट किधर फ्लो कराएगा, प्लस टू माइनस इधर करंट फ्लो कराएगा, E2 इसके अपोजिट में करंट फ्लो कराएगा। E1 इधर करंट फ्लो कराएगा, E2 इसके अपोजिट में करंट फ्लो करेगा। मान लो जो E1 है उसका EMF क्या है, ज़्यादा है, उसकी वोल्टेज क्या है, ज़्यादा, तो करंट किधर से फ्लो होगा, इधर से पूरा करंट इसको काट देगा, वो पूरा करंट फ्लो हो जाएगा। मान लो E2 ज़्यादा है तो करंट इधर फ्लो हो जाएगा। जैसे अगर E1 ज़्यादा हुआ तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन सोच लो भी, इस तरीके से इसको सेट किया। अगर E1 ज़्यादा तो डिफ्लेक्शन उधर होगा, अगर E2 ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन किस साइड होगा, इस साइड हो जाएगा, ठीक है। बट एक इसको इस तरीके से सेट किया गया भी, एक ऐसी कंडीशन आई भी E1 इक्वल्स टू क्या हो गया, E2 हो गया। मीन्स गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिला क्या अपने को, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं मिला। मीटर ब्रिज में हमने पता किया था गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज में अपने पता किया था गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, ये करंट को डिटेक्ट करता है। क्या करता है, ये करंट को डिटेक्ट करता है। अब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ही नहीं है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है, इट मीन्स क्या सर्किट में करंट है, क्या सर्किट में करंट नहीं है। इट मीन्स क्या बात, दोनों की वोल्टेज आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। एक की वोल्टेज हमें पता है, उसके हिसाब से हम क्या कर लेंगे, दूसरे की वोल्टेज को फाइंड कर लेंगे। इस मेथड को यूज करते हैं किसमें, पोटेंशियोमीटर में। इस मेथड को हम यूज करते हैं किसमें, पोटेंशियोमीटर में, ताकि इसमें करंट डिफ्लेक्शन भी बिल्कुल 0 है, मीन्स करंट भी नहीं है, और हमें इसका बिल्कुल इसके टर्मिनल पे, इसके यहाँ पे अक्रॉस हमें एक्यूरेट इसका जो पोटेंशियल है वो हमें पता लग गया। तो ऐसे काम करता है आपका पोटेंशियोमीटर। तो ये 0 करंट डिवाइस है, 0 करंट डिवाइस है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये एक्यूरेट भी क्या होगा, ज़्यादा, क्या होगा, ये एक्यूरेट होगा, प्रिसाइज होगा, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होगा, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होता है। किसके कंपैरिजन में, वोल्टमीटर के कंपैरिजन में एक्यूरेट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ऐसे वर्क करता आपका पोटेंशियोमीटर। जितने भी पोटेंशियोमीटर के तीनों डायग्राम है, ये पोटेंशियोमीटर का बेस है, ये पोटेंशियोमीटर का क्या है, बेस। इस बेस को अगर आप दिमाग में रखोगे तो कितना भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो, आपको बस ये चीज़ याद रखनी है, एक इधर से करंट फ्लो होगा, इधर से करंट फ्लो होगा। जब दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0, जैसे सर्किट में करंट की वैल्यू 0, इट मीन सब पोटेंशियल में क्या कर दिया, फाइंड कर दिया। बस इतना सा है आपका पोटेंशियोमीटर। इस बेस पे हम इसके 3 यूज़ फाइंड कर लेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस, कंपेयर सेल और EMF फाइंड करना सेल का, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली पोटेंशियोमीटर था। अब जो बात आती है भी सर वोल्टमीटर में ऐसी क्या दिक्कत है, ये वोल्टमीटर करंट कैसे खाता है, इसको क्या चीज़ है वोल्टमीटर में, भी वोल्टमीटर एक्यूरेट क्यों नहीं मेजर करता, है ना। वोल्टमीटर चला आपने बता दिया करंट खाता है, तो करंट क्यों खाता है वोल्टमीटर, क्या रीज़न है इसका। इसके लिए हम थोड़ा सा और 5 मिनट वोल्टमीटर को देते हैं। देखो, ये मैंने एक सर्किट बनाया, इसके अंदर सोचो ये एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस सोचो आप 10 ओम का रेजिस्टेंस है। कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 10 ओम का रेजिस्टेंस। इसके अंदर सोचो करंट फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर। 10 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर। मुझे क्या करना है, इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करनी है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या करनी है, वोल्टेज फाइंड करनी है। बाय ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR। इसके अंदर करंट कितना जा रहा है, 4 एम्पियर, 10 कितनी होगी, 40 वोल्ट। मेरे को वोल्टेज कितनी मिली, 40 वोल्ट मिल गई। बट यहाँ पे अगर मुझे वही वोल्टेज वोल्टमीटर को यूज़ करके फाइंड करनी है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक वोल्टमीटर लगाना पड़ेगा। और वोल्टमीटर लगाना पड़ता है मेरे को किस में, पैरेलल में। सर्किट के कहाँ लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे, क्योंकि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है।
आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता लगेगा क्यों ज़्यादा होता है, ये भी आपको भी जस्ट अभी बता देता हूँ मैं, बाकी डिटेल अपने इसको नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो 4 एम्पियर करंट आ रहा था, जब वोल्ट मीटर नहीं था तब हमारा वोल्टेज था 40 वोल्ट इसके अक्रॉस। अब जब वोल्ट मीटर आ गया तो कुछ करंट ऊपर भी तो जाएगा, करंट डिवाइड हो गया ना, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। इधर सोचो 3 एम्पियर गया, इधर एटलीस्ट 1 एम्पियर करंट तो जाएगा, 1 एम्पियर करंट तो जाएगा। तो 1 एम्पियर करंट तो वोल्ट मीटर खुद खा गया, बाकी बचा कितना, बचे 3 एम्पियर बचा। 3 एम्पियर के हिसाब से अब यहाँ की वोल्टेज बनेगी, तो 3 एम्पियर के हिसाब से यहाँ की वोल्टेज कितनी बनी, 30 ओम। ये V1 थी विदाउट वोल्ट मीटर, ये थी विद वोल्ट मीटर। तो विद वोल्ट मीटर यानी कि V2 ये कितनी आ जाएगी, 30 वोल्ट आ जाएगी। तो 10 × 3 = 30 वोल्ट। 10 वोल्ट का डिफरेंस आ गया। कितना डिफरेंस आ गया, 10 वोल्ट का डिफरेंस आ गया। कोई भी डिवाइस है हम वोल्ट मीटर से मेजर करेंगे, एक्चुअल उसकी कितनी थी 40 थी, बट हमें तो वोल्ट मीटर से मेजर करना है, तो वोल्ट मीटर से मेजर किया तो यहाँ की जो वोल्टेज है वो कितनी बताई, 30 बताई। 10 वोल्ट का डिफरेंस आ गया, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इस वजह से हम वोल्ट मीटर को प्रेफरेंस कम देते हैं। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, ज़्यादा एक्यूरेट, बट ये भी एक्यूरेट होता है, इसको भी हम एक्यूरेट बनाते हैं। इतना डिफरेंस करेंगे तो फिर फिजिक्स में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अपने गड़बड़ा जाएंगे, जिसमें मिलीमीटर तक की कैलकुलेशन होती है, वो तो सारे एक्सपेरिमेंट गड़बड़ा जाएंगे, ठीक है। तो उस चीज़ को सही करने के लिए हमने एक तरीका किया, हमने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस लगा दिए। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा हाई कर दिया। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा इसमें से करंट क्या जाएगा, उतना ही कम जाएगा। इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस कर दिया, इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस कर दिया, इसका जो यहाँ पे करंट गया वो 0.1 एम्पियर तक जाने लगा। पहले 1 एम्पियर था, 1 से 0.9 कम कर दिया, इतना रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा कर दिया भी, जो इसका रेजिस्टेंस था इसके अंदर से करंट फ्लो हुआ 0.1 एम्पियर फ्लो हुआ। तो इसमें से कितना करंट बचा, इसमें से करंट बचा सर 3.9 एम्पियर। कुछ समझ में आ रहा है ना, इसमें कितना बचा, 3.9 एम्पियर बचा। अब जो टोटल करंट मिलेगा हमें विद वोल्ट मीटर कितना मिला, 3.9 × 10 दैट इज 39 वोल्ट। तो एक्चुअल में जो फर्क होता है वो कितना होता है, 40 वोल्ट और 39 वोल्ट, यानी कि 1 वोल्ट का। फिर भी इतनी कोशिश करने के बाद भी 1 वोल्ट का फर्क आ गया। इट मीन्स वोल्ट मीटर पोटेंशियोमीटर से एक्यूरेट तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। जो बिल्कुल एक्यूरेट अपना मेथड है वोल्टेज मेजर करने के लिए वो तो अपना क्या है, पोटेंशियोमीटर ही है। पोटेंशियोमीटर बिल्कुल 101% एक्यूरेट मेजर करेगा, क्योंकि हमें एक सेल की वोल्टेज पता होती है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, दूसरे की वोल्टेज का पता लगा लेते हैं। बेस मैंने आपको बता दिया था। तो पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में बेसिक डिफरेंस क्या आ गया भाई, वोल्टमीटर क्या है, वोल्टमीटर कन्वीनियंट इसको कह सकते हैं, वोल्टमीटर को क्या कह सकते हैं, कन्वीनियंट कह सकते हैं। हाँ भी इजी मेथड है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, हमने वोल्टेज मेजर की, तार उखाड़ी आगे लगा दी, यहाँ पे वोल्टेज मेजर कर ली, फिर आगे रेजिस्टेंस पे लगे, वहाँ वोल्टेज मेजर कर ली। ये एक पोर्टेबल डिवाइस है, बट एक्यूरेट पोटेंशियोमीटर है। तो वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर में से एक्यूरेट कौन सा होगा, पोटेंशियोमीटर होगा। बट कन्वीनियंट और पोर्टेबल डिवाइस कौन सा है, कन्वीनियंट है, क्योंकि पोर्टेबल डिवाइस है, वो कौन है, वोल्टमीटर आपका काम करेगा, ठीक है। जो वोल्टमीटर है वो मैग्नेटिक इफेक्ट पे वर्क करता है, ठीक है, और जो पोटेंशियोमीटर है वो जीरो करंट मेथड पे काम करता है, जीरो करंट डिवाइस जिसको बोलते हैं। तो ये हो गया आपका पोटेंशियोमीटर का बेसिक नॉलेज भी, पोटेंशियोमीटर चीज़ क्या है, वो क्या काम करता है। अब हमें स्टडी करना है पोटेंशियोमीटर के यूजेस क्या क्या हैं। पोटेंशियोमीटर का हमें अभी जस्ट इसके बाद पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल स्टडी करेंगे, उसके बाद पोटेंशियोमीटर के 3 यूज़ पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट यूज़ टू फाइंड ईएमएफ ऑफ ए सेल, आपको तरीका बता दिया था मैंने, ठीक है। बेस आपको पता है, उसी बेस को यूज़ करते हुए टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, उसी बेस को यूज़ करते हुए टू फाइंड या टू कंपेयर टू सेल्स ईएमएफ, ठीक है। तो ये 3 यूज़ और एक चौथा पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, ये अभी हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आप लिखो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने डायग्राम बनाया, पोटेंशियोमीटर का डायग्राम बनाया, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर इज एन apparatus यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट एक्यूरेटली। हम उसका एक्यूरेट तरीके से क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, ओके। तो अभी इसकी जो इसका जो डायग्राम है, इसके मैकेनिज्म है वो देखो कैसे है। ये रियोस्टेट हो गया, जिससे कि हम करंट को कांस्टेंट रखने के लिए वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा, करंट ज़्यादा हो रहा था, इसको हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसमें करंट को क्या करते हैं, अपने कांस्टेंट कर लेते हैं। ये एमीटर हो गया, करंट देखने के लिए भी करंट कांस्टेंट है या नहीं है।
ये हमने क्या लगा दी, सोर्स बैटरी लगा दी, सोर्स लगा दी, जिसका क्या होगा ईएमएफ हो गया माइनस और ये होगा प्लस। ये 2 पॉइंट होते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इनके बीच में एक वुडन का बॉक्स होता है, उस वुडन के बॉक्स पर ये मेटल के स्ट्रैप्स लगे होते हैं, ठीक है। और इस पे जो ये वायर है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की, अमूमन ये वायर नॉर्मल वायर होती है, ये 100 सेंटीमीटर की होती है, मीन्स 10 मीटर की वायर होती है, बट यहाँ पे अपनों ने 400 सेंटीमीटर तक इसको शो किया गया, ठीक है। कितने सेंटीमीटर तक, 400 इसको सेंटीमीटर तक शो किया गया। ये इसका मीटर हो गया, ये 0 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पे हो गया आपका 100 सेंटीमीटर, या जैसे भी इसको कर सकते हो, ये उल्टा भी होता है। तो अगर मान लो आपका पॉइंट यहाँ पे है तो कितना होगा 100 और 150, तो कितना हो गया 150 हो गया। मान लो आपका पॉइंट यहाँ पे और ये चीज़ आपकी है 20 के इक्वल है, तो ये चीज़ अगर आपकी 20 के इक्वल है तो 100 200 और ये इतना हो गया, ठीक है। तो 280 हो गया, मीन्स 20 तो कट हो गया, तो 280 सेंटीमीटर। ऐसे आपको लेंथ मेजर करनी है। ये वोल्टमीटर हो गया। वोल्टमीटर क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप को शो करता है। किसको शो करता है, पोटेंशियल ड्रॉप को शो करता है। जैसे जैसे इसके अंदर लेंथ बढ़ती जाती है, लेंथ बढ़ती जाती है इस वायर के अंदर, तो पोटेंशियल का क्या होता जाता है, ड्रॉप होता जाता है, जैसे बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये इसी बेस पे क्या ये वर्क करता है, ठीक है। इसके अंदर करंट क्या है, कांस्टेंट। हमें जो हमारा मेथड था भी इसके अपोजिट में एक और बैटरी लगाएंगे, फिर दोनों का पोटेंशियल आपस में इक्वल हो जाएगा, करंट 0 हो जाएगा, वो अभी यहाँ पे नहीं है। मैं आपको एक बार फिलहाल इसका प्रिंसिपल समझा रहा हूँ भी ये किस बेस पे काम करता है। तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L पे वर्क करता है, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप एट एनी पोर्शन ऑफ वायर इज, इसे बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, या पोटेंशियल difference at any wire or any portion of potentiometer wire is directly proportional to its length. This is known as potentiometer's principle. इसको हम मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे आप वो देख सकते हैं। जैसे ही ये आपका प्रिंसिपल पूरा होगा, इसके बाद अपने यहाँ पे क्या करेंगे कि बैटरी लगा देंगे, एक नया सेल लगा देंगे जिसका हमें EMF फाइंड करना है। और नॉर्मल सी बात है, उस सेल का प्लस क्या होगा, इस प्लस की तरफ होगा, और उस सेल का माइनस क्या होगा, उस माइनस की तरफ होगा। दोनों का EMF बराबर होगा, करंट 0 हो जाएगा, ऑटोमेटिक अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। तो ये आपका प्रिंसिपल हम बता रहे हैं, इसको देखो। तो प्रिंसिपल स्टार्टिंग में क्या करना है, V इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला फाइंड किया आपने, I इंटू R। V का फॉर्मूला क्या आता है, बाय ओम्स लॉ। भी किसी भी पोर्शन पे वोल्टेज फाइंड करने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। R का जो फॉर्मूला है V इक्वल्स टू I इंटू रो L बाई A। R का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है रो L बाई A। अब ये जो वायर है ये हमने कांस्टेंट और मैंगनीज की वायर ली है। क्यों लिए, क्योंकि दोनों क्या है, एलॉय है। एलॉय का जो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ कनेक्शन, जो एलॉय की जो तो वो थोड़ी सी कम डिपेंडेंस होती है टेम्परेचर के साथ। तो कम डिपेंडेंस होने का मतलब क्या है, सर्किट के अंदर अपनों ने कितना सर्किट लगा लिया, बारी बारी इसकी रीडिंग ले रही है, तो टेम्परेचर के साथ इसका रेजिस्टेंस इतना इफेक्ट नहीं करता, इसकी रेजिस्टिविटी पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। इसकी वजह से जो इसका वोल्टेज करंट वगैरह वो बना रहता है, या रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा नहीं होता। इसकी वजह से अपनी रीडिंग क्या आती है, बिल्कुल सही आती है। मैंने आपको मीटर बेस में भी बताया था टेम्परेचर इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या करना है, देखो करंट को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, रो कांस्टेंट है, ठीक है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या, क्योंकि ये वायर अलग अलग आपको शो हो रही है, लेकिन यहाँ से कनेक्ट है ये, और ये आयरन, ये स्टेप कॉपर की है, तो ये वायर क्या है, एक ही वायर है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या है, इसका सेम है। तो V का फॉर्मूला क्या बना, K इंटू L। V का फॉर्मूला क्या बन गया, K इंटू L बन गया। I रो A, तो हमने क्या किया, I रो बाई A को नेम दे दिया हमने, K नेम दे दिया। I रो और A को क्या नेम दे दिया हमने, K नेम दे दिया। इस K जब कांस्टेंट को अपने हटाएंगे तो यहाँ से एक रिलेशन तो ये बनता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और एक यहाँ से रिलेशन बनता है K इक्वल्स टू V ओवर L, ठीक है। ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है, और इस चीज़ को हमें गेन करने के लिए हमने इतना काम किया है। इसे बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंट एट एनी पोर्शन ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। तो जो भी वोल्टेज अपने पास ड्रॉप होगा, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये हमें वोल्टमीटर रीडिंग में बताता रहेगा। आप अब यहाँ पे लिखोगे तो अपने पास वोल्टमीटर की रीडिंग बताएगी, यहाँ पे रखोगे तो वोल्टमीटर की रीडिंग बताएगी, और यहाँ पे रखोगे तो भी वोल्टमीटर की रीडिंग बताएगी।
इसको जब इसके अपॉन में लेके गई तो V/L का जो रेशियो हुआ, L होगी टोटल लेंथ, L क्या होगी बेटा, टोटल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। इसको आप कैपिटल L भी लिख सकते हैं, यहाँ से कैपिटल L लिख लो, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, ये कैपिटल L लिख लो आप, ठीक है इसको। तो ये होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को भी डिनोट करता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला हुआ V/L। इस चीज़ को हमें यूज़ करके तीनों जो यूजेज है उसके तीनों जो EMF फाइंड करना है उसका, वो इसी को यूज़ करके हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये इसका प्रिंसिपल क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी portion of potentiometer wire is directly proportional to length of the potentiometer wire। ये हो गया पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल हो गया। और यहाँ से इस प्रिंसिपल को यूज़ करके हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड कर लिया। पोटेंशियल ग्रेडियंट आप सिंपल समझ सकते हैं, अभी पोटेंशियल ग्रेडियंट है वोल्टेज ड्रॉप। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है भी वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, जितनी लेंथ बढ़ती जाएगी वोल्टेज कम होती जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे ये हायर पोटेंशियल है, मीन्स ये पोटेंशियल है, ये जो वोल्टेज है, ये किस किस के बीच में इसने वोल्टेज क्रिएट की, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी के बीच में क्या कर दी, वोल्टेज इसने क्रिएट कर दी। पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी के बीच में इसने क्या कर दी, वोल्टेज क्रिएट कर दी। ये पॉइंट ए रहा और ये वाला पॉइंट क्या है बी, दोनों के बीच में इसने वोल्टेज क्रिएट कर दी। जैसे 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 लेंथ बढ़ती जाएगी पोटेंशियल का ड्रॉप होता जाएगा, वोल्टेज का ड्रॉप होता जाएगा और लास्ट में जाके हमें वोल्टेज कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। और यहाँ पे वोल्टेज क्या है, मैक्सिमम। ये हायर पोटेंशियल है और ये वाला क्या बनेगा, अपना लोअर पोटेंशियल बनेगा। तो जैसे 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 अपने आगे जाते जाएंगे वोल्टेज का क्या होता जाएगा, ड्रॉप होता जाएगा, ठीक है। तो उसे बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। अब किसी भी चीज़ का या इस वायर के अंदर हमें अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट को फाइंड करना हो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को फाइंड करने का तरीका क्या है, वो तरीका आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसकी वोल्टेज V है और यहाँ पे जो वोल्टेज होगी टोटल वोल्टेज क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है यहाँ पे पोटेंशियल हायर पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल क्या है, बिल्कुल लो पोटेंशियल। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है, ये L होगी लेंथ, वैसे वैसे इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट भी क्या हो रहा है, ये इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट है। इसका पोटेंशियल क्या हो रहा है, गिर रहा है। तो फॉल ऑफ पोटेंशियल, गिरने को क्या बोलते हैं, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, फॉल ऑफ पोटेंशियल V पर यूनिट लेंथ इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो देखो पोटेंशियल, फॉल ऑफ पोटेंशियल, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी फॉल ऑफ पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। मतलब फॉल ऑफ पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल जो गिरेगा वो इंक्रीज होता जाएगा, मतलब पोटेंशियल कम होता जाएगा जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी। तो पोटेंशियल कम नहीं होगा, वो फॉल ऑफ पोटेंशियल कम होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये K की वैल्यू होगी V/L। तो यहाँ से अगर मेरे को पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करना हो तो K का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V टोटल पोटेंशियल अपॉन में पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये आ गया आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया। अब मान लो आपके पास कोई भी वायर है, ठीक है, इसका पोटेंशियल कितना भी यार, अगर उसको एक न्यूमेरिकल के तरीके से आप इसको सोल्व करना चाहते हैं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा, आप इस पोटेंशियल ग्रेडियंट का इतना फ़ायदा है भी आप एक वायर के किसी भी दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में ना पोटेंशियल ग्रेडियंट आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि ये आपको करना है भी 2 मिलीमीटर लेंथ है, ये कितनी लेंथ है, 2 मिलीमीटर लेंथ है। आप इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करके बताओ। और इसकी टोटल लेंथ कितनी है, मान लो टोटल लेंथ होगी 1 मीटर होगी। 1 मीटर का मतलब क्या हुआ, 1000 मिलीमीटर हो गया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर। तो टोटल और इसका मान लो जो वोल्टेज है, इसकी वोल्टेज है मान लो 10 वोल्ट इसकी वोल्टेज है, ठीक है, 10 वोल्ट वोल्टेज है इसकी। और ये जो इसकी लेंथ है वो 1 मीटर है, 1 मीटर है, ठीक है, मतलब 100 मिलीमीटर। तो आप बताओ भी इस 2 मिलीमीटर में इसका पोटेंशियल कितना होगा, ये होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पहले आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो पोटेंशियल कितना है, टोटल पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट है। पर यूनिट लेंथ मतलब लेंथ कितनी, 1000 मिलीमीटर है। इसको काट दिया 10⁻⁻² वोल्ट मिलीमीटर इनवर्स, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा के का फॉर्मूला है V/L। L किस में, मिलीमीटर में। अगर मीटर में होता मीटर में कर लेते, बट इसको किस में दिया गया, इसने मिलीमीटर में दिया गया है। तो V/L यानी कि वोल्ट पर मिलीमीटर इनवर्स हो गया, या वोल्ट मिलीमीटर इनवर्स हो गया। अब आपको कह रहा है अभी 2 मिलीमीटर की रेंज में फाइंड करो। तो 2 मिलीमीटर की रेंज में कैसे फाइंड करोगे, V/L इंटू स्मॉल l। तो V/L क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो कि कितना है 10⁻⁻² इंटू ये क्या हो गया बेटा 2 मिलीमीटर। ये हो गया आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट K at 2
मिलीमीटर। तो इतना छोटा सा हम इस पोटेंशियोमीटर की मदद से हम बहुत छोटे से छोटा पोटेंशियोमीटर का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो फाइंड कर सकते हैं। मतलब अपने जो बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है उसका भी हम क्या कर सकते हैं, उसकी भी वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। तो ये होता है बेसिक यूज़ ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये था आपका पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल था। अब इस प्रिंसिपल के बेस पे हमें क्या करना है, 3 चीज़ें फाइंड करनी है। पहला क्या करना है आपको पता है, दूसरा भी आपको पता है, जैसे आपको पता है, ठीक है। तो पहला सेल का ईएमएफ फाइंड करेंगे, दूसरा 2 सेल के ईएमएफ को कंपेयर करेंगे, और तीसरा क्या करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। 10 मिनट का टॉपिक रहेगा, अब तीनों क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट है, तीनों डायग्राम अच्छे तरीके से अपनों ने यहाँ पे बना दिए, ठीक है। तीनों डायग्राम में क्या है, आपको मैं तीनों डायग्राम एक्सप्लेन कर दूं। पहले देखो, बैटरी, एमिटर, रियोस्टेट, की। बैटरी ई, एमिटर, रियोस्टेट, की, ठीक है। की होगी आपकी के, और यहाँ पे भी की आपके क्या होगी, के होगी, ओके। और इधर भी देखो, बैटरी, एमिटर, रियोस्टेट, की, ठीक है। यहाँ पे इसको बॉक्स को बंद कर दिया, इस बॉक्स को बंद कर दिया, इस बॉक्स को बंद कर दिया, बिल्कुल सेम है तीनों डायग्राम। इसको क्या कर दिया, ए से पॉइंट बी से क्या बना दिया, एक स्केल बना दिया। पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, पॉइंट ए से पॉइंट बी के अक्रॉस हमने क्या कर दिया, एक स्केल बना दिया। और इसके अंदर भी क्या किया, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे क्या बना दिया, एक स्केल बना दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने मीटर बेस पोटेंशियोमीटर बना दिया। हमें नेक्स्ट क्या करना है, जो पहला काम है, टू फाइंड ईएमएफ ऑफ ए सेल। पहला अपने को फाइंड करना है एक सेल का ईएमएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो ये सारी मैकेनिज्म आपके समझ में आ गई। ये अगर इसको आप अगर ना देखो, इस नीचे वाली मैकेनिज्म को एक बार आप ना देखो, तो यहाँ से देखो ये ई हो गया, ये बैटरी लगा दी, रियोस्टेट लगा दिया, की लगा दी। हमने इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल ग्रेडियंट को गेन कर लिया। इसके अक्रॉस हमने क्या कर लिया, एक पोटेंशियल ग्रेडियंट को गेन कर लिया। जैसे ही हमने ये ना लगाया, इसके लगाने से पहले ही यहाँ पे हमने क्या कर लिया, पोटेंशियल ग्रेडियंट को गेन कर लिया। क्यों? क्योंकि जब मैं की को ऑन करूँगा तो इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा, ठीक है। इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा, हमें गैल्वेनोमीटर से एक रीडिंग मिलेगी, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट को हमने गेन कर लिया। ये वाला पोटेंशियल कौन सा है, हाई पोटेंशियल, यानी कि प्लस। इसकी वजह से पॉइंट ए बी क्या हो गया, हाई पोटेंशियल। ये वाला क्या है, माइनस। इसकी वजह से पॉइंट बी का जो पोटेंशियल हो गया वो क्या हो गया, ये वाला पॉइंट बी का पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल गिर रहा है। पोटेंशियल क्या कर रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा, उसके बाद थोड़ा सा कम, उसके बाद थोड़ा सा कम, उसके बाद थोड़ा और कम। बी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो गया, बिल्कुल ही कम हो गया, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल है, ये वाला हाई पोटेंशियल है। तो बी पोटेंशियल पे बिल्कुल कम और ए पोटेंशियल पे बिल्कुल हाई। तो हाई से कम की तरफ जा रहा है, मीन्स जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है पोटेंशियल का क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। इट मीन्स V/L हमने क्या कर लिया, यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट गेन कर लिया। तीनों डायग्राम में सबसे पहले अपने को क्या करना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट को गेन करना, दैट इज के। इसके बाद क्या किया हमने, जैसे मैं की 1 को क्लोज करता हूँ, तो इफ़ के इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, देन पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, के क्या हो गया, इस पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया इस पोटेंशियोमीटर वायर का। मैं वायर यहाँ पे एक ही बना रहा हूँ, पिछले डायग्राम उन्होंने कई वायर बनाई थी, ज़्यादा डायग्राम लेंथी हो जाता है, इसलिए अपने एक ही वायर को मानते हैं। इसको आपकी मर्जी है, 4 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर, जितना मर्जी है जूम कर लो, ठीक है। अमूमन ये 10 मीटर की होती है, 4 मीटर से भी इसके एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो इसके बाद देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया, इसके नीचे हमने क्या लगाया, एक सेल लगा दिया E1। इस सेल का हमें क्या करना है, ईएमएफ फाइंड करना है। तो ईएमएफ फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, K1 को क्लोज करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं K1 को क्लोज करूँगा, इस सर्किट के अंदर भी क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। ये सेल क्या करना चाहता है, ये सेल इधर से, ये इसका हायर पोटेंशियल, इधर इस सेल का ये वाला हायर पोटेंशियल। तो ये हायर पोटेंशियल क्या करेगा, प्लस टू माइनस करंट फ्लो होता है, आपको पता है। तो हायर पोटेंशियल टू करंट गया नेगेटिव, ये ऐसे करंट फ्लो करवाएगा। बट यहाँ वाला हायर पोटेंशियल क्या करेगा, ये इसके अपोजिट में करंट फ्लो कराएगा। तो हम क्या करेंगे, जॉकी की लेंथ को एडजस्ट करेंगे उस मीटर वायर पे, जहाँ पे हमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखा 0, इट मीन्स इसका पोटेंशियल क्या होगा, वही पोटेंशियल होगा। तो गैल्वेनोमीटर की जो लेंथ होगी, जहाँ पे पोटेंशियल 0 मिला, इस सेल का पोटेंशियल क्या होगा, वही इसका पोटेंशियल होगा। जो आपका मैंने पहला मैंने आपको क्या बताया था, एक्सपेरिमेंट बताया था, 2 बैटरी लगा दी, इसका भी ये वाला प्लस, इसका भी ये वाला प्लस, बीच में वायरिंग होगी, ठीक है। अब ये यहाँ देखो, इस पे इधर से करंट फ्लो जाएगा, बट इसका हायर पोटेंशियल है, ये इधर से करंट फ्लो करेगा। इस वायर के अकॉर्डिंग हमें एडजस्ट करना है। जैसे ही दोनों में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हुआ, इट मीन्स इन दोनों का पोटेंशियल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और वहीं आपको इसका सेल का ईएमएफ फाइंड हो जाएगा 1 सेकंड में। ये आपकी वर्किंग थी, ये मैं समझाना चाहता था। तो देखो इसके अक्रॉस हमने क्या लिखा, V लिखा, V = KL लिखा। हमने V क्यों लिखा, E क्यों नहीं लिखा। अब अगर बात करते हैं इसकी,
इसके अंदर देखो हमें क्या करना है, E1 है और यहाँ पे क्या है E2, तो यहाँ पे कोई अदर हमारे पास वोल्टेज नहीं है, मतलब जिसका अलग से कोई सर्किट नहीं बन रहा। तो हमने क्या किया, इसमें E था और इसमें क्या था, E1 था। इसके अक्रॉस हमने पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट को गेन किया। पोटेंशियल ग्रेडियंट को गेन करने के बाद देखो पहले ये 2-1 की होती है, 2 वे की होती है, मतलब इसको जब मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया तो मेरे पास सर्किट सिर्फ ये E1 से करंट जाएगा, इसको मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया तो सर्किट सिर्फ E2 से करंट जाएगा। तो मान लो मैंने इसको इससे कनेक्ट किया हुआ है, तो देखो इसके अक्रॉस ये जो पोटेंशियल था, ये वाला हायर पोटेंशियल, इस सेल का माइनस का नेगेटिव आपको समझ में आ गया होगा, ये माइनस बी पोटेंशियल, तो ये वाला क्या करेगा, ऐसे करंट फ्लो कराने की कोशिश करेगा, बट यहाँ जो ये सेल है ये उसका उल्टा करंट फ्लो कराने की कोशिश करेगा। इस पर हम लेंथ को एडजस्ट करेंगे, जैसे ही लेंथ एडजस्ट हो जाएगी, इट मीन्स इसके वायर के अंदर करंट की वैल्यू क्या होगी, 0, यानी कि गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो नहीं किया, और जैसे ही गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा इट मीन्स वो क्या होगा, हमारा EMF हो जाएगा। ओके, तो इसकी जगह हम लिखेंगे E1 इक्वल्स टू क्या लिखा, KL1, यानी कि E1 के लिए जो की चली अपनी J1 पे, जो कि यानी कि इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट मैंने आपको मीटर बीज में बता दिया, तो इसके लिए तो हमने लिखा KL1, इसके लिए तो हमने E1 लिख दिया KL1, इसमें हमने लिखा है V इक्वल्स टू KL लिखा है। ये क्या कारण है, मैं ये चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। ये इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने आपको सेल और टर्मिनल वोल्टेज के बारे में बताया था। जब टर्मिनल वोल्टेज का मतलब क्या होता है, जब उसके सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा होता है तो हम टर्मिनल वोल्टेज V लगाते हैं। जब सर्किट के अंदर करंट ही नहीं फ्लो हो रहा तो हम क्या करते हैं, सोर्स का EMF लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने सेल का क्या फाइंड किया, E लगाया है, और यहाँ पे सेल के मैंने क्या लगाई, अपनों ने V लगाया है। V टर्मिनल वोल्टेज क्यों लगाइए, आपको पता है, क्योंकि यहाँ तो करंट फ्लो हो रहा है ना, यहाँ तो 0, बट यहाँ तो करंट फ्लो हो रहा है, इसके अंदर क्या कहीं करंट फ्लो नहीं हो रहा। देखो जैसे ही आपको बैलेंस लेंथ मिली, करंट की वैल्यू क्या आ गई इसके अंदर, 0, मीन्स गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन क्या आ गया, 0, इसलिए मैंने यहाँ पे E लिखा और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, V। ये चीज़ आपको बताना चाहता था, ठीक है, इसको अपने बाद में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद में इफ R इज रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसका रेजिस्टेंस स्मॉल r है, वैसे कैपिटल R बोलते हैं, कैपिटल R हमने यहाँ पे शो कर दिया, इसलिए मैं रेजिस्टेंस को किससे बोल रहा हूँ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को स्मॉल r से लिख रहे हैं। तो उसके अंदर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इक्वल्स टू V/R, V की वैल्यू क्या E, और R की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, ठीक है। तो दोनों इसमें रेजिस्टेंस आ गए। अब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर, तो वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V इक्वल्स टू I इंटू R, I की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, E अपॉन में कैपिटल R प्लस स्मॉल r, इसके इंटू पुट कर दिया, स्मॉल r पुट कर दिया। अब देखो K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट पर यूनिट लेंथ यानी कि V/L, तो V हमारे पास ये रही, इसको अपॉन में क्या कर दो आप, L कर दो, तो V/L आ गया आपके पास। अब बस आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में आप क्या करोगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट पर यूनिट लेंथ की वैल्यू पुट कर दोगे, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट पर यूनिट लेंथ तो ये रहा। अब इनटू में किस लेंथ पे आपको फाइंड करना है पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो आपके पास वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। तो V इक्वल्स टू K इंटू L, ये आपका फॉर्मूला बन गया। इस हिसाब से अपने क्या कर सकते हैं, इसकी वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका फर्स्ट टू फाइंड EMF ऑफ ए सेल। अब सेकंड की बात करें, सेकंड बड़ा ही ईजी है। जब K को क्लोज करते हैं तो इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो गया, हमने एक पोटेंशियल ग्रेडियंट K को गेन कर लिया। इसके बाद क्या किया, हमने इस 1 और 3 को कनेक्ट किया, तो इस बार करंट किस में जा रहा है, E1 कहता मैं इधर से करंट फ्लो कराऊंगा, बट ये वाला हायर पोटेंशियल, इसकी वजह से जो ये A हायर पोटेंशियल बना, ये कहता ना मैं तो इधर से करंट फ्लो कराऊंगा। तो हम क्या करेंगे, इस वायर पे जोकी को सेट करेंगे, जहां पे हमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 दिखा, इस वायर में यानी कि करंट क्या है, 0। इसका मतलब क्या, भी E1 और E आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हमने क्या लिखा, E1, इसको क्या लिखा, KL1, E1 को क्या लिख दिया, KL1। इसके नोट्स मैंने आपको भेजे हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसकी जो राइटिंग लिखी है मैंने, इसकी जो लैंग्वेज है वो आप देख सकते हैं। तो E1 की वैल्यू बेटा क्या आ गई यहाँ पे, KL1। E1 क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता है गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या, 0, तो इसलिए हमने क्या लिखेंगे, यहाँ पे E लिखेंगे। यहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 था, बट यहाँ पे तो करंट फ्लो रहा था ना, इसलिए जो R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज थी उसको हम क्या लिखेंगे, V, दैट इज टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो E1 की आ गई वैल्यू, KL1 आ गई। इसी तरीके से बेटा E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, E2 की वैल्यू जल्दी से बताओ, E2 की वैल्यू, अब मैंने ये वाला सर्किट क्लोज कर दिया, 2 को 3 से कनेक्ट करके ये वाला क्लोज कर दिया, तो ये कहता मैं इधर से करंट फ्लो कराऊंगा, बट ये कहता ना मैं तो इधर से करंट फ्लो कराऊंगा। तो दोनों को आपस में बराबर करने के लिए जोकी को एडजस्ट किया, और जहां पे जोकी एडजस्ट हुई, मतलब जहां पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या मिला, हमें 0 डिफ्लेक्शन मिला,
वहाँ पे क्या मिली हमको, बैलेंसिंग लेंथ मिली। जीरो डिफ्लेक्शन मिलते ही हमें पता लग गया भैया जो E है जो KL1 KL2 क्या आ गया, बराबर आ गया, क्योंकि जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या थी, लेंथ। वोल्टेज ड्रॉप एट एनी पोर्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। तो ये इसका प्रिंसिपल था। तो E2 की वैल्यू क्या लिख दी, KL2। अब क्या करना, दोनों सेल का कंपेरिजन करना। आप क्या क्या करोगे, 1/2 इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। तो आपने क्या लिखा, KL1/KL2। L1 है आपको पता है, K से K कैंसिल आउट हो गया। तो E1/E2 की वैल्यू बेटा क्या आई, L1/L2। ये आ गया आपकी E1/E2 की वैल्यू आ गई। अब आ गया आपका नंबर थर्ड। नंबर थर्ड में क्या है, नंबर थर्ड भी बड़ा सिंपल। अभी इसी सेम तरीके से आपको करना है। तो देखो इस पहले R1 को भूल जाओ, इस रेजिस्टेंस को भूल जाओ। इस रेजिस्टेंस को भूल गए तो आपने पता है जैसे आपने सर्किट बनाया, ये पूरी सिस्टम नहीं है, आपने यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट को गेन कर लिया, पोटेंशियल का फॉल हो रहा है पर यूनिट लेंथ, दैट इज K इक्वल्स टू V/L। आपने उसको गेन कर लिया पोटेंशियल ग्रेडियंट को। आपने पहले क्या किया, K1 को क्लोज कर दिया और K2 क्या है, ओपन है। K1 क्या है, ओपन है, और K क्या है, क्लोज है। तो मतलब ये वाला सर्किट काम नहीं कर रहा। ये वाला जो सिर्फ करंट है वो सिर्फ E1 में से जा रहा है, जो सिर्फ करंट है वो सिर्फ किस में जा रहा है, E में से जा रहा है, ठीक है। E1 इसको बोल देता हूँ मैं, ठीक है। जो भी करंट है वो E1 में से जा रहा है। तो E1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो आप मेरे को बता सकते हैं, E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी। E1 की वैल्यू होगी, आप देखो यहाँ से ये जो पोटेंशियल है इसकी वजह से ये वाला हायर पोटेंशियल बना, इसकी वजह से ये वाला देखो। तो ये करंट फ्लो करवाना चाहता है, ऐसे करंट फ्लो करवाएगा, और ये वाला भाई साहब क्या करेगा, कहता ना मेरे को ऐसे करंट फ्लो कराना है। तो इसके लिए जो E1 की जो फिर हमने गैल्वेनोमीटर को जोकी को सेट किया, और गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन क्या मिला, जैसा पहले की तरह मिलता था 0। तो हम इसको E लिखूंगा कि मैं इसको V लिखूंगा, मैं इसको E लिखूंगा। क्यों, क्योंकि अभी तक ये सर्किट मेरा स्टार्ट नहीं है, ठीक है। इसके अंदर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो उन दोनों का पोटेंशियल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। और वो किसके इक्वल माना जाएगा, इसके अक्रॉस लेंथ के इक्वल माना जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, E1, ठीक है, व्हेन की K इज क्लोज, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लेंथ, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, E1 इक्वल्स टू क्या लिख दिया, KL1 लिख दिया। अब उसके बाद में जैसे मैंने रेजिस्टेंस K2 को ओपन किया, ये तो हो गया नंबर फर्स्ट, हो गया पहला, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, व्हेन की K1 इज, जब K1 को मैं क्या करूंगा, क्लोज करूंगा। K1 को क्लोज करूंगा तो देखो मेरे पास क्या रिलेशन बनेगा, K1 को क्लोज करूंगा मतलब यहाँ से कुछ रेजिस्टेंस निकाला, मतलब इस सर्किट के अंदर क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस, यानी इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है, ये तो जीरो करंट के लिए था तो E लिखते थे अपने, मैंने आपको बताया था सेल में। अब अगर करंट फ्लो हो रहा है तो मुझे क्या लिखना चाहिए, V लिखना चाहिए। तो V की वैल्यू मैंने क्या लिखी, V की वैल्यू जल्दी से बोलो, KL2। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट और दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। आप इसको E बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको E1 बोल दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो E1 बोल दो चाहे E बोल दो, डजंट मैटर, इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये E हो गया और ये हो गया V हो गया, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन हमारे पास फाइंड होगी। अब क्या करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस अपने को फाइंड करना है। अब तो सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना है, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास सेल इक्वेशन थी, क्या थी, E इक्वल्स टू V प्लस I इंटू R, ये थी। इसको इधर ले आए, E माइनस वी इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू क्या आ गई, E माइनस वी बाई आई, इसके आ गई आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। और I का फॉर्मूला क्या होता है, V बाई आर बाई ओम्स लॉ। तो यहाँ से जो स्मॉल r की वैल्यू बनेगी बेटा, इसको मैं इक्वल टू में लिख रहा हूँ E माइनस वी अपॉन में V बाई आर। तो क्यों लिखा, क्योंकि I का फॉर्मूला क्या होता है, V बाई आर। तो V तो अपॉन में चला गया, R चला गया ऊपर। इसको जब मैं आगे सोल्व करूँगा, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आगे सोल्व करने के लिए। इसको जब जैसे ही अपना ने आगे सोल्व किया तो जो स्मॉल r की वैल्यू बनी, वो स्मॉल r की वैल्यू क्या बनी, हमने यहाँ से V कॉमन लेके काट दिया। तो V कॉमन लेके जैसे ही आप काटोगे तो V कॉमन लिया तो E बाई वी माइनस 1, आपके पास क्या बना, E बाई वी माइनस 1 इंटू में क्या बना बेटा, आपके पास R बना, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से बोलो बेटा E की वैल्यू क्या है, KL1 और इसके वैल्यू क्या है, KL2। माइनस में 1 इंटू में क्या लगा दिया, R। तो K से K कैंसिल आउट हो गया, तो स्मॉल r की वैल्यू आ गई L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू में क्या लगा दिया आपने, ये आ गया आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये आपका था पोटेंशियोमीटर के तीनों पार्ट। तो नंबर फर्स्ट था टू फाइंड EMF ऑफ ए सेल, नंबर सेकंड कंपेयर ऑफ टू EMF, ठीक है।
और नंबर थर्ड था टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो पहले में आपने देख लिया, तो यहाँ पे मेन बेसिक फर्क बेटा यही है, यहाँ पे आपने वी लिखा, वी लिखने का वी क्यों लिखा, वी का क्या रीज़न था, यहाँ पे आपने ई लिखा, ई का क्या रीज़न था, ईएमएफ क्यों लिखा, यहाँ पे फिर आपने इसको वी लिखा, इसको ई लिखा, तो इसका क्या रीज़न था। तो ई तब लिखते हैं जब हमारा लो पहले वाला जो लो था बेस था पूरा फुलफिल होता था, मतलब जो इसके अंदर गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन जीरो, यहाँ पे कोई चीज़ ना हो तो हम लिखते थे ई, बट यहाँ पे जैसे ही रेजिस्टेंस सर्किट बनता है तो हम क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे, मीन्स वहाँ पे करंट की वैल्यू जीरो नहीं मानी जाएगी, वो टर्मिनल वोल्टेज मानी जाएगी। तो ये आपका पोटेंशियोमीटर टॉपिक खत्म होता है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच क्लास 12। इसके अंदर इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच क्लास 12। ओके, थैंक यू।